राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत की कक्षा को दोबारा प्रारंभ किए हैं और प्रयास ऐसा है कि डेली आप लोगों को एक वीडियो कम से कम जरूर मिल जाए। वैसे तो कृदंत प्रकरण भी तैयार कराने का हमने विचार बनाया है कि एक कक्षा कृदंत की भी प्रारंभ कर दी जाए, लेकिन जैसा समय मिलेगा, अब चूंकि समय की थोड़ी कमी है इसलिए कृदंत की कक्षा भी प्रारंभ नहीं हो रही, लेकिन जल्दी ही आप लोगों को कृदंत से भी कक्षाएं प्राप्त होंगी, जिससे कि बहुत ही जल्दी हमारा यह लघु सिद्धांत पूरा होगा। और सडलिंग और दसगणी और एकादश प्रक्रिया, इससे अधिकतर धातु रूप और शब्द रूप ही आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, इसलिए उसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती है। प्रयास तो यही करेंगे कि पूरा पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी हो पाता है तो उसे आप लोग याद करके काम चला लेंगे। लेकिन यहाँ पंच संधि, कृदंत, तद्धित, समास और स्त्री प्रत्यय ये आप लोगों को तैयार करना ही पड़ता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जब तक यहाँ संधि प्रकरण पूरा होगा तब तक उधर आप लोगों का कृदंत भी हो जाएगा। तो अगर 2 कक्षाएं आपको मिलेंगी तो बड़ी आसानी से आप लोगों का कोर्स जल्दी पूरा हो जाएगा। तो यही प्रयास है। चलिए, फिलहाल अभी संधि की कक्षा में हम लोग चल रहे हैं तो उसको देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि वृद्धि संधि के जितने भी सूत्र थे वो सब आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब आज से पररूप संधि का प्रकरण प्रारंभ होता है, जिसका सूत्र है एंगी पररूपम। कौन सा सूत्र है? आप लोग किताब अपने सामने जरूर रखें, तभी बात समझ में आएगी। एंगी पररूपम, ठीक है। ये सूत्र है 6194। एक मिनट जी, 6194 का ये सूत्र है ना। यह सूत्र कहाँ का है? 6वें अध्याय के पहले पाद का 94 नंबर सूत्र है। 6वां अध्याय है ना। 6वें अध्याय के पहले पाद का ये 94 नंबर सूत्र है। आइए हम लोग इसमें विचार करते हैं। देखिए, इसमें 2 पद हैं, एक है एंगी और दूसरा है पररूपम। एंगी जो ये है ये सप्तम्यंत पद है। कौन सा पद है? सप्तम्यंत माने सप्तमी है। तो अभी आप लोगों ने कल ही पढ़ा था एक सूत्र, उपसर्गात् धृति धातौ। ये कहां का है? तो ये भी 6, 1 और 91 नंबर का सूत्र है, ठीक है। तो अब सप्तमी है एंगी, इसमें सप्तमी था रीति और धातु दोनों थे। तो धातु क्या है? ये विशेषण था, माने रीति जो है वो रिदंत माने रिदादि क्या होना चाहिए? तो धातु होना चाहिए, धातु के आदि में रिकार होना चाहिए। तो ये धातु की अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एंगी धातु। यहां पर क्या हो जाएगा? एंगी धातु। अर्थ कैसे करना है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये उपसर्गात जो है, उपसर्गात की अनुवृत्ति इसमें आ जाती है, तो इसके आगे आप लगा दीजिए उपसर्गात। क्या लगा दीजिए? उपसर्गात। सूत्र हमारा केवल इतना है, एंगी पररूपम। वृत्ति कैसे करेंगे? तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। पीछे के सूत्रों से उसकी अनुवृत्ति आ जाती है। तो सूत्र हमारा है एंगी पररूपम। हमने उपसर्गात धृति धातु से 2 पद लिए। कौन कौन सा? एक तो उपसर्गात, उपसर्गात को हमने पहले लगा दिया और एंगी के पश्चात हमने इस धातु को रख दिया, जैसे यहां रीति के पश्चात धातु था, ठीक है। जैसे ये रीति के बाद धातु था, ऐसे हमने एंगी के पश्चात इस धातु को रख लिया है, ठीक है। उपसर्गात हमने यहां लगा दिया है। अब थोड़ा सा आप और पहले जाएंगे तो एक आपको और सूत्र दिखेगा, आद गुणक। कौन सा सूत्र है? आद गुणक। ये कहां का है? 6, 1, 87 का। 6, 1, 87 का है ना। हाँ, 87 का ही है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 87 का ये है और 88 का संभवतः वृद्धि रेची है जो वृद्धि संधि करती है। अब आद गुणा में से आद की अनुवृत्ति ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपके पूरे सूत्र का अर्थ। क्या है? तो आत उपसर्गात माने अवर्णांत उपसर्ग से परे
सेम वही अर्थ है जो उपसर्गात ऋति धातु का था। यहां पर ऋति था माने आदि में रिकार होना चाहिए और यहां पर आदि में एंग हो जाएगा, ठीक है ना, माने एंगादि धातु होनी चाहिए। कहते हैं आत उपसर्गात माने अवर्णांत उपसर्ग से परे। आत को अवर्णांत लिखा जा सकता है, ये हम बता चुके हैं, इसको अवर्णांत लिखा जा सकता है। पंचमी में कर देंगे तो अवर्णांतात, ठीक है ना, अवर्णांतात अथवा आत। तो आत उपसर्गात माने अवर्णांत उपसर्ग से परे जो एंगादि धातु है, माने एंग प्रत्याहार में आने वाले शब्द कौन, ए और ओ। ए और ओ ये क्या होने चाहिए, आदि में होना चाहिए। ऐसी कोई धातु, ऐसी कोई धातु। तो पूर्व और पर माने अवर्णांत जो उपसर्ग है ये क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए और इसके पश्चात में कोई एंगादि धातु होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, तो पररूप एकादेश हो जाता है। क्या होता है, पररूप एकादेश हो जाता है, ठीक। वैसे यहां पर प्राप्त क्या था, वृद्धि संधि प्राप्त थी। क्यों, क्योंकि अवर्णांत से परे ए ओ है, तो ए ओ ऐ औ इन चारों के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि एकादेश होती है। तो वृद्धि न हो करके यहां पर पररूप हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, पररूप होगा। पुनः देख लीजिए, हमारा जो मूल सूत्र है वो इतना है केवल, एंगी पररूपम। क्या है, एंगी पररूपम। एंगी पररूपम में दो पद हैं, आप लोगों को स्पष्टतया दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले 91 नंबर का सूत्र है उपसर्गात ऋति धातु। अब यहां से धातु की अनुवृत्ति आ गई, माने एंगादि धातु होनी चाहिए। एंगादि क्या होनी चाहिए, धातु होनी चाहिए। और उपसर्ग वाला, अवर्णांत उपसर्ग वाला पहले कोई एक शब्द होना चाहिए। माने उपसर्ग हो वो कैसा हो, अवर्णांत हो। माने प्र, परा, अप, सम। तो अप है, सम है, अनु है, अनु का नहीं हो पाएगा, ठीक है। निस, निर, दुस इन लोगों का नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अवर्णांत नहीं है। निस है ये हलंत है, निर है ये हलंत है, दुर है ये हलंत है, ठीक है ना। जिनके अंत में अवर्ण हो, प्र है, अब प्र में देखिए अ है, परा है, परा में भी देखिए अ है, पर में अ प्लस कर देंगे तो परा बन जाएगा। तो जिसके अंत में अ हो उन्हीं के साथ होगा ये क्रियाकलाप, इसलिए आप लोग बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आ गई, उपसर्गात ऋति धातु से उपसर्गात और धातु की अनुवृत्ति आ गई। तो पूरा अर्थ निकल गया कि अवर्णांत उपसर्ग से परे अगर कोई एंगादि धातु है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पररूप हो जाएगा। पररूप माने बाद वाला, बाद का जो स्वरूप है, देखिए बीच में जो प्लस का चिन्ह लगता है इसके पहले को पूर्व रूप कहते हैं और बाद वाले को पर रूप कहते हैं। तो अगर हम कहें कि पूर्व और पर के स्थान पर रूप हो जाएगा तो यहां जो अ है इसका स्थान आपको मिलाना ही नहीं है, केवल आपको अ को ले जाकर के इस तरफ जो भी रहेगा, ए है तो ए में मिला देना है, ओ है तो ओ में मिला देना है। स्थानांतरतम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो पुनः देख लीजिए, एंगी पर रूपम का तात्पर्य निकालने के लिए दो सूत्रों की अनुवृत्ति आ गई। उपसर्गात ऋति धातु से यहाँ पर उपसर्गात और धातु दो की अनुवृत्ति आई है। आद गुणा से यहाँ पर आत की अनुवृत्ति आ गई है। तो आत उपसर्गात माने अवर्णांत उपसर्ग से परे अगर कोई एंगादि धातु है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप माने बाद वाला आदेश कर दिया जाता है, ठीक है। सूत्र की आवृत्ति देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें भी यही लिखा है कि आत उपसर्गात माने अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादौ धातु, एंगादि जो धातु है, ठीक है ना। एंगादौ धातु माने एंगादि अगर धातु पर में है तो पर रूपम एकादेश स्यात्, पर रूप एकादेश हो जाता है। एकादेश कहां से आया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सूत्र है एकः पूर्व प्रयोग। एकः पूर्व प्रयोग, इसका फार्मूला ये इसका डायरेक्शन कहाँ का है, तो ये 6-1-84 का है और चलता कहाँ तक है, तो 111 तक जाता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। तो 111 तक इसका अधिकार है, इसलिए एकः पूर्व प्रयोग के अधिकार में आने के कारण अवर्णांत उपसर्ग का जो अ है
और पर में जो एंगादि धातु का ए और ओ है, इन दोनों के स्थान पर रूप वाला होगा, माने ये बचेगा नहीं, इसको वो अपने में मर्ज कर लेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं सीधा प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। प्रयोग में आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सूत्र हमारा क्या है, एंगी पर रूपम। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए आप लोग समझ जाइएगा, 94 का ही है ना, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ पता नहीं पेज ही पलट जाता है भाई। तो इसमें पहला जो प्रयोग है वो है प्रेजते। क्या है, प्रेजते। तो देखिए यहां पर प्र उपसर्ग है, इसके बाद है एजते। एजते एज्री कंपनी धातु है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, प्र में अगर हम इसका खंड खंड कर देते हैं तो अ बचता है और आगे यहां ए बचता है। ठीक है, अब देखने पे आप लोगों को स्पष्टतया लग रहा होगा कि अवर्ण से परे अगर एच है तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाती है। तो ये पूर्व है, अवर्ण है, बाद में ए है, तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि माने ऐ आदेश हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन इसी वृद्धि को रोक करके आ जाता है कौन सा सूत्र, एंगी पर रूपम। ये क्या कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे, अगर यह उपसर्ग न होता, कोई और शब्द होता तो शायद यहां पर वृद्धि हो जाती, लेकिन ये क्या कर दिया, उसको बांधने के लिए आ गया। किसको, वृद्धि संधि को, वृद्धि रेचि को इसने रोक दिया। बोले भैया थोड़ा रुको, थोड़ा क्षेत्र हमारे लिए भी आप लोग छोड़ दीजिए। तो ये प्र क्या है, ये उपसर्ग है, इसका हम लोग उपसर्गाः क्रिया योगे। अच्छा ये उपसर्ग क्यों है, ये तो प्रादि है। इस उपसर्ग इसलिए है क्योंकि ये धातु से जुड़ चुका है, और हमने बताया है कि क्रिया का योग रहने पर जो प्रादि हैं उन प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। तो क्रिया का योग है और ये प्रादि है, इसलिए इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। अगर यहां पर क्रिया का योग न होता तो ये निपात था, अव्यय था, लेकिन उपसर्ग और गति न हो पाता। तो उपसर्ग और गति कब होगा, जब इसके साथ क्रिया का योग होगा। तो यहाँ प्र के साथ एज्री कंपनी धातु माने क्रिया का योग हो गया है, इसलिए यह उपसर्ग है। तो ये क्या है, अवर्णांत उपसर्ग है। अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्र, और उसके पश्चात क्या होता है, एंग आदि कोई धातु होनी चाहिए। तो ये एज्री कंपनी धातु है, एंग इसके पहले है, आदि में है तो ए है। पूर्व पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। तो अ को ले जा करके पर वाले में मिला देंगे तो यहाँ केवल ए बचेगा। समझ में आई बात, केवल ए बचेगा। यहाँ पर कर दिए प र ए है और यहां जते कर देंगे, बन जाएगा प्रेजते, मिला देंगे प्रेजते। ठीक है, किसी को कोई समस्या, पुनः देख लीजिए। एंगी पर रूपम का अर्थ हो गया कि आत उपसर्गात, आत अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादो धातु माने एंगादि धातु पर में होनी चाहिए। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। हमारी जो उपसर्ग है वो क्या है, प्र में है अ, इसको हमने निकाल के बाहर रख दिया। एजते हमारी धातु हो गई, एजते का ए निकाल लिए, अ और ए, ये हमारा क्या है, एंगी पर रूपम की जितने नियम थे उसको इसने अपने अंडर में कर लिया है। अब इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, तो पर रूप हो गया। पर रूप है ए, हमने यहाँ पर ए लगा दिया, अज्झिनम परिण संयोज्यम, बन गया प्रेजते। ठीक है, दूसरा प्रयोग भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रयोग है उपोषति, यही है ना, उपोषति। तो उप है उपसर्ग, आप लोग जानते हैं, और ओषति कर लीजिए। उपोषति ही है कि कोई दूसरा प्रयोग है, प्रेजते, प्रेजते के बाद उपोषति। हाँ ठीक है, पेज पलट जाता है भाई। ठीक है, उपोषति। अब यहां पर देखिए, यहां भी अगर हम वृद्धि संधि को ले आए तो खूब आराम से यहां पर उप में पकार के बाद जो अकार है, पकार उत्तरवर्ती अकार और ओषति का ओकार, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि प्राप्त है। ठीक है, लेकिन उसी को बांध करके आ गया कौन,
एंगी पर रूपम। वो क्या कहता है, अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। तो उप में देखिए बाद में अ है, इसलिए क्या हो गया, अवर्णांत उपसर्ग हो गया। और बाद में हमारा क्या हो गया, एंगादि धातु। तो एंग में कौन कौन आता है, ए और ओ। तो ए का हमने पहला उदाहरण देख लिया, ओ का यहाँ पर देख लिए। तो यहाँ पर अव न हो करके ओ हो जाएगा, उप लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए और फिर क्षति कर दीजिए, मिला दीजिए, बन जाएगा उपोषति। कई लोगों का ये प्रश्न है कि आप आखिर संधि विच्छेद कैसे करते हैं। ठीक है, रूप सिद्धि तो मान लीजिए आप सूत्रों के हिसाब से कर लेते हैं। आपको ये कैसे पता चलता है कि उपोषति में उप अग्रे ओषति है। ऐसा भी तो हो सकता था कि उप अग्रे उषति, तब भी तो आप गुणा से गुण होकर के बन जाता उपोषति। ये भी कई लोगों का प्रश्न होता है। तो आप लोग इस संधि प्रकरण को पूरा कर लीजिए। पूरा करने के पश्चात मैं एक वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल बता दूंगा कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। आप ये कैसे जानेंगे कि इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे खंड खंड किया जाए। उप अग्रे उषति सही है कि उप अग्रे ओषति सही है, ये बात आप लोगों को एक वीडियो में मैं सब बता दूंगा। एक वीडियो अच संधि के लिए, एक हल संधि के लिए और एक विसर्ग संधि के लिए। तो वो तैयारी के हिसाब से जैसे ही कंपटीशन एग्जाम नजदीक आएगा तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आखिर संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। क्योंकि टेट इत्यादि के एग्जाम में लोग बताते हैं, हमने तो दिया नहीं इसलिए हमको पता नहीं है कि उसमें संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है कि अमुक का संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे मनीषा पूछ लिया, मान लीजिए आगे आ रहा है, आप लोग देखिएगा तो उसमें मनस अग्रे ईशा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को तो पता चलेगा मनी कर दीजिए अथवा मनी कर दीजिए और अग्रे ईशा कर दीजिए या ईशा कर दीजिए। तो यहाँ पर अकार सवर्ण दीर्घ से बन जाता है मनीषा। लेकिन मनस कैसे होगा ये बात किसी को समझ में नहीं आती। तो कैसे आप संधि विच्छेद करेंगे, कैसे आप उसको समझेंगे, कैसे आप उसको जानेंगे, शब्दों को देख करके आपको कैसे पता चलेगा कि इसका खंड कैसे किया जाए। शब्दों को देख करके आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। ये बात हम लोग एक वीडियो में अलग से बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जैसे हम लोग ग्रंथ के अनुसार चल रहे हैं उसमें आप लोग अध्ययन करते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये न के न प्रकार ना, जिससे आपकी परीक्षा अच्छी तरीके से हो जाए, वही प्रयास करूंगा। आगे देखिए आता है अचोन्त्यादि टी। आगे सूत्र कौन सा है, अचोन्त्यादि टी। ये संज्ञा विधायक सूत्र है, ये टी संज्ञा करता है। ठीक है, ये क्या कौन सी संज्ञा करता है, टी संज्ञा करता है। अगर इसका हम खंड करेंगे तो बन जाएगा अचः अंत्य आदि और ये हो गया टी। इतना चार पद है, इसी से आप लोगों का अर्थ आ जाएगा। देखिए कहते हैं अचः अंत्य, माने अचों के मध्य में जो अंतिम वाला अच है, माने आपका जो शब्द है उस संपूर्ण शब्द समुदाय में जो अंतिम वाला अच है। अंत्य अच माने अंतिम वाला अच। जैसे आप ले लीजिए क्या, राम। राम शब्द आपने लिया तो इसमें र आ म अ, ये पूरा क्या हो गया, शब्दों का समुदाय हो गया। अब इस समुदाय में उसने पहली शर्त रखा है कि हमको अच देखना है, हल से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अच हमारे पास कितने हैं, एक आ है और दूसरा अ है। अब इनमें जो अंत्य वाला अच है, अंत्य वाला जो अच है, तो अंत्य अच हो गया हमारा अ। ठीक है, अब यह जिसके आदि में होगा, जिसके आदि में होगा, उन आदि माने वह जिसके आदि में है उस संपूर्ण शब्दों की टी संज्ञा हो जाती है। तो ये किसके आदि में है, तो इसके बाद कोई भी शब्द नहीं है, अर्थात केवल अ की ही टी संज्ञा होगी। किसकी टी संज्ञा होगी, अ की। अभी हमने जो मनस शब्द लिखा था, मनस, अब इसमें हम लोग देखते हैं तो म है, आ है, ना है, आ है, फिर स है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, टी संज्ञा आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये कहते हैं अचः, तो इसमें अच कितने हैं, दो। ठीक है, एक और दो। अब ये कहते हैं कि उनका जो अंत्य माने अंतिम वाला जो अच है, तो अंतिम वाला अच कौन हो गया, सकार पूर्ववर्ती अकार अथवा नकार उत्तरवर्ती अकार। नकार के बाद वाला अ ले लीजिए
चाहे स के पहले वाला अ ले लीजिए, एक ही बात है। तो ये हमारा हो गया अंतिम अच। अब यह अच है आदि में जिसके, तो ये स से आदि में है, तो इस पूरे की जिसके आदि में है उसके सहित इसकी कर देता है ये टी संज्ञा। जिसके आदि में है उसको भी करेगा और स्वयं तो है ही, माने अपने साथ अपने पीछे वालों को लेकर के सबको चाय पिलाने चला जाता है। सबको चाय पिलाने जाए, टी माने चाय, तो सबको लेकर के चाय पिलाने जाता है, इसलिए सबकी टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे भगवत शब्द है, तो भ अ ग अ व अ फिर त है। ठीक है, अब ये कह रहा है पहले अच देखिए, तो अच हमारे पास है 1 2 3। अब उनमें से जो अंतिम अच है तो ये हो गया हमारा अंतिम अच। अब यह किसके आदि में है, तो त के आदि में है, तो अ और त इन दोनों की हो जाएगी कौन सी संज्ञा, टी संज्ञा। मतलब ये अमीर आदमी है, ये अपने पीछे चलने वालों को सबको चाय पिलाने ले जाता है। यही आपको समझना है कि इसके पश्चात माने अंतिम अच के बाद चाहे जितने वर्ण हो उन सभी की टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। राम में अ की टी संज्ञा हो जाएगी, मकार उत्तरवर्ती अकार। मनस है तो इसमें अस की टी संज्ञा हो जाएगी। भगवत शब्द है तो इसमें अत की टी संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अचों के मध्य में जो अंतिम अच, अचों के मध्य में जो अंतिम अच, ठीक है, वह अच का जो समुदाय है माने उसके पश्चात जो हल वर्ण है उन सारे समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। माने अंतिम अच के बाद जो भी हल है वो हल भी टी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा। पहले वृत्ति को देख लीजिए, कह रहे अचाम मध्य यो अंत्य, अचों के मध्य में जो अंत माने अंत वाला अच, स माने वह आदिर्यस्य वह आदि में है जिसके, उस संपूर्ण समुदाय की तट टी संज्ञा स्यात्, वो संपूर्ण समुदाय की क्या कर देता है, टी संज्ञा कर देता है। जैसे हमने बताया मनस, अब मनस में क्या है, म है, फिर अ है, फिर न है, उसके बाद अ है, फिर स है। अब अचों के मध्य में माने ये दो अच हैं, इन अचों के मध्य में जो अंतिम वाला अच हो गया ये, यह है जिस समुदाय में माने इसका समुदाय हो गया अ और स, माने इसके पश्चात यह आदि में है जिसके, तो स के आदि में है, तो दोनों की हो जाएगी टी संज्ञा। ठीक है, वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये टेढ़ा जरूर है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो ये अचोन्त्यादि टी सूत्र हो गया। अब देखिए इसी के बाद एक वार्तिक आप लोगों को दिखेगा, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। हमने भी पहले भी बताया था कि वार्तिक आप कैसे पहचानेंगे, तो ये वरुचि जी का वार्तिक है, कात्यायन जी का, और जहां उपसंख्यानम इत्यादि पद आते हैं वो भाष्यकार का वार्तिक होता है, माने पतंजलि का, ऐसा परंपरा से हमको बोध हुआ है। तो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अभी एक जो सूत्र बनाया था पाणिनि जी ने, कौन सा, एंगी पररूपम, तो वरुचि जी ने कहा कि पाणिनि जी थोड़ा सा छूट गया है क्या, तो बोले जो शकंधु, शकंध्वादि गण में पठित जो शब्द हैं, हमने पहले बताया कि गणपाठ एक अलग से आता है, आप लोग गणपाठ की पुस्तक खरीदिए और जो भी शब्द आपको न समझ में आता हो कि आखिर ये शब्द कहां से आए, तो आप गणपाठ में उसको देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, गण भी दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध गण होता है, एक आकृति गण होता है। कहीं शुद्ध गण होते हैं तो उनमें सारे शब्दों को गिन लिया जाता है, जैसे प्रादयः, प्रादयः में प्रादिगण है। ठीक है, प्रादयः जो सूत्र पाणिनि जी ने पढ़ा, तो पाणिनि जी ने केवल इतना बताया कि प्रादयः माने प्रादि होते हैं, बहुवचन का प्रयोग है ना, प्रादि ही, प्रादि, प्रादयः, तो प्रादयः माने प्रादिगण है एक। अब उसमें कितने शब्द हैं, तो देखिए उसमें निश्चित है कि उसमें 22 ही शब्द हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये शुद्ध गण हो गया। लेकिन जिनमें संख्या निश्चित न हो, कुछ को बतला करके और फिर कह दिया जाता है कि भैया ऐसे स्वरूप वाले अगर आपको दिख रहे हैं तो वो इसी गण के माने जाएंगे,
उसको कहा जाता है आकृति गण। माने आकृति विशेष से आप जिसका पहचान करते हो, पहचान लेते हो, उसको आकृति गण कहते हैं। तो जो शकंध्वादि गण है यह कैसा है? आकृति गण है। अब इसी को हम लोग देखेंगे। तो ये वार्तिक है शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, माने आप एंगी पर रूपम से जिसका पररूप कर रहे थे कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु अगर है तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। तो आप उसी प्रक्रिया में शकंध्वादि जो गण है, इस गण में पठित जितने शब्द हैं इनको भी पररूप आदेश कर दीजिए। ठीक है, तो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम का यही शाब्दिक अर्थ हो गया जो आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रयोग पर। सबसे पहला प्रयोग है शकंधु। शक अग्रे अंधु। अब एक सूत्र है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन शायद कुछ लोगों को पता होगा जो तैयारी कर रहे होंगे। अका सवर्णे दीर्घ। अब यहां पर वो सूत्र प्राप्त है। शक का अ बाहर निकाल दीजिए, अंधु का अ बाहर निकाल के अंधु कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अ और अ इन दोनों के स्थान पर आ प्राप्त हो जाता है अका सवर्णे दीर्घ की सहायता से। क्यों? वो कहता है कि अक से सवर्णी अच परे रहते, ठीक है ना, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। माने यहां जो है वही अगर बाद में है तो पहले और बाद में कहां कौन है इससे कोई मतलब नहीं। अगर पहले भी दीर्घ है बाद में भी दीर्घ है तब भी दीर्घ होगा, पहले ह्रस्व है बाद में दीर्घ है तब भी दीर्घ होगा, पहले दीर्घ है बाद में ह्रस्व है या बाद में दीर्घ है पहले ह्रस्व है, कुछ भी हो अगर सवर्णी है माने उच्चारण स्थान एक है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। ऐसा अका सवर्णे दीर्घ कहता है। उसी को रोक करके कहीं वो यहां पर ना हो जाए, अगर वो यहां हो जाएगा तो रूप बन जाएगा शकांधु, जो कि अनिष्ट रूप है। ऐसा देखा नहीं जाता है शास्त्रों में। शास्त्रों में शकंधु देखा जाता है, इसलिए इन्होंने कह दिया शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंध्वादि गण में पठित जो शब्द हैं उनको भी पररूप कहना चाहिए। तो यहाँ अ ये जाकर के पर वाले में मिल जाएगा, तो यहां बचेगा अ, यहां बना शक अ और धु मिला देंगे बन जाएगा शकंधु। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि ये किसी प्रकार से क्लिष्ट है। केवल एक प्रयोग आप लोगों को आएगा जो कि टी संज्ञा समझाने वाला होगा। अच्छा, एक वाक्य यहां शायद लिखा होगा शकंध्वादिष्ट पर रूपम वाच्यम के बाद तच्च टेह। तच्च टेह जो लिखा है आप लोग उसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि शकंधु गण में जो पढ़े हुए शब्द हैं उनका यह जो पूर्व वाला शब्द है इसका टी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टी। तो शक में जो हाँ देखिए शक में जो अंतिम अच है, अंतिम अच है क्या? क के बाद अ। यह किस समुदाय में है? माने इसके पश्चात कोई शब्द है क्या? नहीं है। इसके पश्चात भी अगर कोई अक्षर होता तो उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाती। आप लोगों को अभी आगे प्रयोग में मिलेगा तो आप लोग समझेंगे। माने जो पूर्व में होगा ये टी होना चाहिए और उसके बाद पश्चात में जो होगा वो तो अपना शब्द रहेगा ही। तो दोनों के स्थान पर माने इस टी के स्थान पर और पर में जो होगा उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाएगा। टी का लोप नहीं होता है, टी जाकर के पर में मिल जाता है, माने पररूप एकादेश हो जाता है। ठीक है, आगे एक प्रयोग आता है करकंधु। इसमें भी है कर्क अग्रे अंधु। ठीक है, अब कर्क में देखिए आ निकाल लीजिए बाहर, अंधु का आ गया यहां अंधु। अ और अ, अब देखिए ये कर्क का टी है, कर्क में टी क्या है? अ है, तो टी जा करके इसमें मिल जाएगा, पर रूप एकादेश हो जाएगा। अ है, यहां कर्क आ गया, यहां अंधु मिला देंगे बन जाएगा करकंधु। ठीक है, इस तरीके से शकंधु और करकंधु ये दोनों रूप सिद्ध हो जाएंगे। ये दोनों आसान थे, इसमें टी नहीं समझना था, केवल आप अंतिम अच को देख लिए, लेकिन यह अंतिम अच ही टी है। अब आपको टी वाला दिखाते हैं कि टी का कैसे पता चलता है। आप चाय कैसे पिएंगे ये बात अब आगे समझ में आएगी। ठीक है, कि तच्च टे है कहने का जो वाक्य है उसका क्या मतलब है। तो देखिए अगला प्रयोग इन्होंने लिखा है मनीषा। प्रयोग भी आ गया, देखिए
मनस अग्रे ईसा। ठीक है, अब यहां पर देखिए टी क्या है, तो मनस में हमने बताया था म अ न अ और स। अब टी कैसे पहचानते हैं, तो हमने बताया था अचोन्त्यादि टी है ना, तो अचा अंत्य, अचों के मध्य में जो अंतिम वाला अच, तो यहाँ दो अच है, तो इसमें अंतिम वाला अच है ये हमारा क्या है, अंतिम वाला अच है। अब ये है आदि में जिसके, तो ये सकार के आदि में है, तो इन दोनों की टी संज्ञा हो जाएगी, इन दोनों की क्या होगी, टी संज्ञा होगी, और ये पूरा टी ही जाकर के उस तरफ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, केवल अच नहीं मिलता है उस तरफ जाकर के, केवल अच जाकर के नहीं मिलता है। शकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम जो वार्तिक है, यह वार्तिक कहता है तच्च टेह, जो टी है वह टी की पर रूप होता, टी को पर रूप होता है। ठीक है, अच को नहीं होता, टी को पर रूप होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो ये टी हमारा हो गया। अब देखिए मन अस हो गया हमारा टी, और ईशा का यहां पर ले आएंगे ई, और यहां शा। अब ये जो टी है और ईशा का ई है, इन दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा। तो पर में क्या है, ई, तो यहां पर आदेश होने वाला हो जाएगा ई, यहां आ गया मन, और ये हो गया शा, मिला देंगे बन गया मनीषा। ये बात आप लोगों को थोड़ी समझने वाली है, यहीं पर पता चलता है कि टी का प्रयोग कैसे होता है। टी संज्ञा आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल टी से ही सॉल्व होते हैं। तो ये पूरा देखिए, मनस अग्रे ईसा है, मनीषा हमको बनाना है, ये रूप की सिद्धि हमको करनी है। ठीक है, मनस अग्रे ईसा है। अब इसमें टी क्या है, तो अस, अस हमारा हो जाएगा टी, कैसे होगा, तो अचोन्त्यादि टी, अचा अंत्य, अचों के समुदाय में जो अंतिम वाला अच, अचा मध्य योन्त्य, अचों के मध्य में जो अंतिम वाला अच, तो मनस में अंतिम वाला अच हो गया सकार पूर्ववर्ती अथवा नकार उत्तरवर्ती अकार, माने ये वाला अ। अब यह है आदि में जिसके, तो स से आदि में है, तो अपने साथ अपने पीछे वालों को भी चाय पिलाएगा, तो स भी है टी, तो अ और स दोनों टी हो जाएंगे, दोनों को चाय पिलाना होगा। तो मनस में अस हमारा टी हो जाएगा, ईशा का ई है, तो अस और ई माने टी, और पश्चात में पर में जो शब्द है उसका जो आदि स्वर है उसके साथ पररूप हो जाता है, तो टी पररूप होकर के बन जाएगा ई, तो मन ई शा मिला देंगे बन गया मनीषा। अब चूंकि यह गण आकृति गण है, इसी में एक और प्रयोग आता है मारतंड, उसे भी आप लोग देख लीजिए। ये बात तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप पर जुड़ करके कहीं से भी आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब मारतंड, मात अग्रे अंड। अब देखिए यहां भी अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है, मार्त अग्रे अंड, यही होगा। तो अ के स्थान पर यहां आ क्या है, प्राप्त था, ठीक है ना, लेकिन इस आ को नहीं करेंगे। बोले क्यों, तो कह रहे शकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम, आकृति गण होने के कारण मार्तंड भी शकंध्वादि गण में पढ़ा गया है, तो इसको भी हम पर रूप कर देंगे, तो बन जाएगा मार, यहां केवल अ बचेगा, अंडह, अ को इसमें मिला देंगे, बन जाएगा मारतंडह। ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा दिखेगा, कहीं कहीं आप लोगों को दिखेगा मारतंडह, डबल त हो जाएगा। वो एक सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे, आप लोग शायद पढ़े होंगे, अचोरहाभ्याम द्वे। जो लोग थोड़ा बहुत लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किए हैं वो सब जानते हैं। अचोरहाभ्याम द्वे, ये कहता है कि अच होना चाहिए, अच के बाद रहाभ्याम, र और ह, रेफ हो अथवा हकार हो, ठीक है। उसके बाद कोई यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, माने यर को द्वित्व हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए वही स्थिति है, मारतंडा को जब हम खंड करेंगे तो म आ
त र मार, एक मिनट, मार तंडह। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्थिति हो जाएगी। तो देखिए कहते हैं पहले अच होना चाहिए, अच हो गया हमारा आ, फिर र या ह होना चाहिए तो यहां हमारे पास र है, फिर यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए तो यर में त आता है, ह को छोड़ करके बाकी सब यर में आ जाते हैं, केवल ह नहीं आता है, बाकी सब यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस यर को क्या कर दिया जाता है, द्वित्व माने दो कर दिया जाता है, तो त को हम डबल कर देंगे, तो म है, आ है, र है, त फिर अंडह कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां ये द्वित्व होकर के बन जाएगा मार तंडह। ये चौराहाभ्याम द्वय की सहायता से हो जाता है और ये विकल्प से बनता है। ठीक है, तो मार तंडह ये दोनों रूप आपके यहां पर सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से आज फिर हम लोगों ने दो सूत्रों का अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर फिर भी कहीं कोई शंका है, कोई परेशानी है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, अथवा हमारा व्हाट्सएप नंबर 8953315107, आप लोग वहां भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। देख लीजिए भाई, कई लोग कहते हैं आप लिखते नहीं है नंबर, मैथमेटिक्स के थोड़े हमारे अंक ठीक नहीं लिखते हैं, इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा 8953315107 एक ही नंबर है हमारा, और दूसरा कोई नंबर नहीं, इसलिए नहीं देते हैं। यही व्हाट्सएप है, यही कॉलिंग है, यही सब कुछ है। प्रयास करिएगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा संपर्क रखिएगा, बहुत आवश्यकता होने पर ही फोन करिएगा, क्योंकि समय की कमी सबके पास होती है। मैं पढ़ा रहा हूं, आपके फोन आ गए तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर ही जुड़िए। और टेलीग्राम ग्रुप ही भी है, शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा के नाम से ही है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। यूट्यूब पे आप लोग अगर पहली बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात विशेष आप लोगों को बता दें कि जो तर्क संग्रह की पदकृत्य की कक्षा चलती थी सुबह 6-6:30 बजे से, अब वो कक्षा 11:15 बजे से आप लोगों को न्याय बोधिनी टीका के सहित लाइव मिलेगी इसी चैनल पर, शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा पर। तो आप लोग लाइव के माध्यम से न्याय बोधिनी टीका को भी अवश्य पढ़ें। देखिए, न्याय का जो ग्रंथ है उसको पढ़ने में मजा तब आता है जब हमको अवच्छेदक अवच्छिन्न ये सारी बातें समझ में आए। तो जो न्याय बोधिनी टीकाकार हैं, उन्होंने न्याय में कैसे प्रयोग किया जाता है कोई शब्द, अथवा कैसे किसी चीज की सिद्धि की जाती है, इसका बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। उसको भी ईश्वर गुरु जी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग वहां जरूर जुड़े, उस लाइव कक्षा में आप लोग जुड़े। देखिए, शुरू में न्याय और वेदांत ये समझ में नहीं आते हैं, हमने भी लगभग वेदांत और तर्क संग्रह तर्क भाषा ये सब 3-4 बार पढ़ा है, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। ये तो ग्रंथों की कृपा हुई, भगवान की दया हुई, पता नहीं कहां से थोड़ा बहुत आ गया ये अभी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते भी फंस जाते हैं और बात समझ में भी नहीं आती है, पंक्ति खुलती नहीं है। वो तो ग्रंथ भगवान कृपा करते हैं, तब कुछ 2-4 शब्द बोलने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग भी न्याय बोधिनी टीका को एक बार अवश्य पढ़ें, कम से कम जाने कि हमारे शास्त्रों में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके और कैसे कैसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसलिए आप लोग उस कक्षा में जरूर जुड़ें। 11:15 11:30 बजे से वो कक्षा आपको लाइव मिलेगी, जिसका शेड्यूल नोटिफिकेशन आप लोगों को कल से, माने आज शाम को मैं सेट करूंगा, तो कल से आप लोगों को मिल जाएगा। कक्षा आज से ही प्रारंभ है, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण अथवा कंफर्म न होने के कारण कि पता नहीं गुरुजी के पास समय रहे न रहे, इसलिए हम नहीं कर पाए हैं। कल से आप लोगों को अवश्य उसकी नोटिफिकेशन फ्री में ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप लोग वहां से जुड़ करके उसका अध्ययन करें। सुबह 9 बजे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की कक्षा चलती है। आज नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को वो क्लास नहीं मिल पाई है। संधि प्रकरण प्रारंभ हुआ है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का, तो वो गुरुजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है गोपाल भैया जी ने कि कल फिर से वो उसी क्लास को दोबारा आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग उस कक्षा को भी जरूर देखें। फिर ये व्याकरण की कक्षा आप लोगों को मिलती है 1 बजे से। तर्क संग्रह इत्यादि जो दर्शन इस बालक से बन पाता है वो भी हम लेकर के जरूर आते हैं, वो भी आप लोग जरूर देखा करें। और शाम को 4 बजे जो रघुवंश महाकाव्य जो पीडीएफ के माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं वहां भी जरूर जुड़ा करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। कहीं कोई बात नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप पर जुड़ करके जिस भी माध्यम से हो सके आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं, यथासंभव हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। राधे राधे।